हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बेटे 3.4 तक हमने अभी तक करा था और 3.5 को हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, 3.5। तो 3.5 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। हालांकि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट अच्छी बात यह है कि तुम्हें दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आइटम्स होंगे उनकी पोस्टिंग एक ही बार होगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर इनकी पोस्टिंग एक बार ऑलरेडी हो चुकी है। तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि इन आइटम्स की पोस्टिंग साथ साथ कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है पहले कैपिटल ऑफ मिस्टर वाई, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। इस क्वेश्चन में बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में काफी अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यहां पर ये, चलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया एक। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट मैंने क्यों बनाया? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। मैंने अभी कहा भी था अगर कभी किसी क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल हो तो बिल्स रिसीवेबल को डेटर से पहले बनाना चाहिए। किसी कारण से ये मैं कह रहा हूं, तो इसको याद रखोगे तो अच्छा ही है। उसके अलावा मैंने डेटर्स अकाउंट भी बनाया। डेटर्स अकाउंट के अलावा मैंने बिल्स पेएबल अकाउंट भी बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्स पेएबल भी मौजूद हैं। और बिल्स पेएबल के अलावा फिर हमने क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाया। ये तो अकाउंट हमने बनाने ही बनाने, क्रेडिटर्स अकाउंट। अलावा फिक्स्ड एसेट भी है 2,25,000 के। तो चलो, मैंने तुम्हारे लिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बना दिया। तुम भी क्या याद रखोगे, ये मैंने फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बना दिया। फिक्स्ड एसेट अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। स्टॉक के बाद डेटर्स अकाउंट हमने बना लिया, बिल्स रिसीवेबल बना लिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस की, वो हम डायरेक्टली एडजस्ट करते हैं। उसके अलावा अभी तक हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया है, तो कैश एट बैंक अकाउंट। काफी ज्यादा अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाने पड़ गए हमें। कैश एंड बैंक अकाउंट, ये तो अकाउंट हम बनाएंगे ही बनाएंगे। और उसके अलावा फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी थोड़ा बड़ा ही बनेगा, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा फिर तुम्हें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो तुमने ये बैलेंस शीट भी बनानी शुरू करी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा पहले मैंने कैपिटल बना लिया, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस भी चलो अभी उतार लेंगे। उसके अलावा फिर मैंने बैलेंस शीट भी बनाई। काफी ज्यादा शीट्स इस क्वेश्चन में लग रही हैं, अब लगेंगी। अब उसमें कुछ करा नहीं जा सकता, तो मैंने बैलेंस शीट भी बनाई, ठीक है। और फुल फ्लेड सॉल्व करना क्वेश्चन को आसान नहीं होता। तो अब सबसे पहला आइटम कैपिटल ही है, तो कैपिटल लायबिलिटी साइड में है, तो हमने इसको कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में लिख लिया। इसकी दूसरी पोस्टिंग यहां पर हो गई, पहली पोस्टिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी है, इजंट इट और नॉट। फिर आप ध्यान से देखो, अगला बैलेंस जो है वो क्रेडिटर्स का है, तो इसको हम क्रेडिटर्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अब क्रेडिटर्स अकाउंट हमने जहां बनाया है, क्रेडिटर्स अकाउंट में मैंने आराम से पहले लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन वगैरह बहुत अच्छी तरह आपको लिखने, कोई गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। 8,70,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद फिर बिल्स पेएबल का बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन करा 1,87,500। तो 1,87,500 एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग एक्सपेंसेस है। मैंने आपको अब कई बार बता दिया है कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का अकाउंट तुम्हें बनाने की कतई जरूरत नहीं है। बाद में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां तक हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट होगा। जो एक्सपेंसेस पेड होंगे, अभी हमें मालूम नहीं एक्सपेंसेस पेड कितने हैं, उस एक्सपेंसेस पेड में लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक करंट ईयर से नहीं होता। तो एक बार तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, और 67,500 ये हमने यहां पर माइनस भी कर दिया। इसकी दो एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर अगला आइटम जो है वो फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे तुमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा
फिक्स्ड एसेट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 2,25,000, तो 2,25,000 तुमने लिख दिया। स्टॉक का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको लिखेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट की शीट इधर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक है 9,15,000, 9,15,000 करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक के अलावा फिर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है, पहले उनका भी काम कर लिया जाए। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, अब तुम देख रहे हो कितनी सारी सीट तो इसमें लग चुकी हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स अकाउंट में जो है 2,22,000 है, 2,22,000। उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन हम करेंगे, और बैलेंस ब्रॉट डाउन बिल्स रिसीवेबल का 90,000 का है। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अभी अभी मैंने आपको कहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा उसका ट्रीटमेंट यहां पर पीएनएल के अंदर कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, लेकिन ओपनिंग प्रीपेड या लास्ट ईयर प्रीपेड, लास्ट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर, वो हम ऐड करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये हमने पे करे होंगे करंट ईयर के लिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का जो खर्चा है लास्ट ईयर का, वो मैंने ऐड कर दिया 3,000। इस तरह इसकी दो पोस्टिंग हो गई। और फिर कैश अकाउंट का बैलेंस हमें उतारना है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने उतार दिया 1,20,000, 1,20,000। अभी जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमने मूव करना है। नीचे की पहली इंफॉर्मेशन है कैश सेल्स अकाउंट, और काफी ज्यादा सेल्स का अमाउंट है 110,70,000। जब कैश में सेल होती हैं तो एक तो हम कैश अकाउंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। कैश अकाउंट में हमने लिखा टू कैश सेल्स, क्योंकि कैश आएगा, और 110,70,000 की सेल्स है। उसके अलावा इमीडिएटली इसकी क्रॉस एंट्री हमें ट्रेडिंग अकाउंट में भी करनी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लिखेंगे बाय सेल्स। कैश सेल्स 110,70,000, काफी बड़ी फिगर्स क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरी एंट्री कहती है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कहता है डेटर से 22,65,000 तुम्हें मिले। अगर डेटर से तुम्हें पैसा मिलेगा तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा डेटर्स अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, या सिंपली कैश फ्रॉम डेटर्स, या सिंपली डेटर्स अकाउंट। अब डेटर से जो तुम्हें कैश मिला है इनके मुताबिक 22,65,000 का, 22,65,000, और डेटर्स अकाउंट में इसकी क्रॉस एंट्री तुम करोगे। डेटर्स अकाउंट में आप लिखेंगे बाय कैश, तो कैश मिला 22,65,000 का। तो इस तरह वाली पोस्टिंग्स भी तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब उसके अलावा फिर आगे कहता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को तुमने बड़ी हैवी पेमेंट करी है 112,60,500, यानी कि 1,12,60,500। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में और कैश अकाउंट में इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स, और तुमने पे करा है वो करा है 112,60,500, और फिर क्रेडिटर्स अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग होगी। क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 112,60,500। तो इस तरह से अभी तक काम चल रहा है। उसके बाद कहता है सन्ड्री उससे कहता है, उससे पहले उसने कहा पेड फॉर बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल तुमने पे करे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी। बिल्स पेबल अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश, जो अमाउंट तुमने पे करा है 12,22,500, 12,22,500, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को हमने पे करा है 12,22,500। इस तरीके से अभी तक काम चल रहा है। नेक्स्ट आइटम जिसने दिया है कहता है सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड 9,31,050।
तो सन्ड्री एक्सपेंसेस जो तुमने पे करे हैं, एक तो तुम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस आपने 931050 इतना अमाउंट पे करा है। अब जो अमाउंट हमने पे करा है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में भी लिखेंगे, यानी कि पीएनएल में लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस यानी कि सन्ड्री एक्सपेंसेस 931050 ये मैंने यहां लिख दिया। ये एक्सपेंसेस पेड है, इसमें हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडिशन या डिडक्शंस बाद में करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद कहता है ड्राइंग्स फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। अब जो ड्राइंग्स होती हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आती है, अब तुम्हें मालूम ही है। तो ड्राइंग्स जो उसने करी है वो है 3,60,000 की। उसके अलावा ये कैश अकाउंट में भी आएंगी, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का अमाउंट है 3,60,000। 3,60,000 ड्राइंग्स के बाद फिर अगला आइटम जो है वो है कैश एंड बैंक बैलेंस, जो ईयर के एंड का तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस भी तुम्हें दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस तो है ही, और बैलेंस कैरी डाउन तुम्हारे पास 1,90,950। इस तरह ये इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। अब इस क्वेश्चन में उसने आगे एक चीज लिखी, वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू 10%। इसका क्या मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 10% का? वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 10% के हिसाब से 6,52,500 है। करेक्ट, यानी कि तुम्हें क्वेश्चन में एक तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट तो तुम्हें क्वेश्चन में मिली है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स वो कहता है 10% के हिसाब, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कहता है जितनी भी सेल्स है उसका 10% है। तो इस क्वेश्चन में जितनी भी सेल्स होंगी उसका जो 10% होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो हम बाद में लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 10% सेल का होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है बिल्स रिसीवेबल रिसीट फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर। डेटर से जब बिल्स मिलते हैं तो एंट्री होती है, ध्यान रखना, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर से मुझे जब बिल्स मिले तो एंट्री होगी BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो एक तो BR अकाउंट में करेंगे और अमाउंट जो है 54,000 है। तो डेटर्स अकाउंट में तो लिखेंगे बाय BR बिल्स रिसीवेबल रिसीट 54,000। डेटर से बिल्स मिलते हैं तो डेटर्स का बैलेंस कम होता है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाता है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल की डेबिट साइड में और डेटर्स की क्रेडिट साइड में यह आइटम आएगा। बिल्स रिसीवेबल के बाद फिर अगला आइटम जो है वो कहता है तुमने डिस्काउंट अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डिस्काउंट कितना अलाउ करा? बिल्स रिसीवेबल तो 54 के मिले हैं, डिस्काउंट रिसीवेबल है वो फिगर थोड़ी सी मैंने गलत लिख दी। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी भी कोशिश करो, शीट्स थोड़ा साइड में होती है ना, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 6,52,500 के डेट हमें बिल्स मिले हैं, 6,52,500। चलो खैर, और 6,52,500 यहां पर भी करना पड़ेगा, 52,500। चलो, उसके बाद कहता है कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 42,000। डेटर्स को जब हम डिस्काउंट देंगे तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड जो है वो 54,000 का है। ये फिगर और ये 54,000 की फिगर है, और ये फिगर अल्टीमेटली तुम्हारी पीएनएल अकाउंट में भी आएगी, डिस्काउंट अलाउड। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 54,000। डिस्काउंट अलाउड के बाद वो कहता है डिस्काउंट हमें क्रेडिटर से मिला। क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला 42,000 का। तो ये हमारे लिए इनकम है, गेन है, फायदा है, लेकिन ये बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने से फायदा नहीं है, इसलिए ये पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट में आएगा। अमाउंट है 42,000। और उसके अलावा क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट में हम लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें क्रेडिटर्स को कम पे करना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिटर्स कम होंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड
डिस्काउंट रिसीव्ड है 42,000। उसके बाद उसने कहा बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। पहले भी एक बार ये इस तरह की लाइन आई थी, जब बिल्स रिसीवेबल जो हमें मिले थे हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, यानी कि एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर। वैसे मैंने यहां पर लिख दिया टू बी आर इंडोर्स्ड। बिल दे दिए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, इसलिए क्रेडिटर्स की डेबिट में लिखेंगे। तो इंडोर्स बिल जो है वो 22,500 रुपए के हैं। और उसके अलावा बिकॉज मैंने क्रेडिटर्स में टू बी आर लिखा है, तो बी आर अकाउंट की क्रेडिट साइड में मुझे बाई क्रेडिटर्स लिखना पड़ेगा। बी आर इंडोर्स की वजह से लिखना पड़ रहा है, ताकि बाद में कभी रेफर करो तो प्रॉब्लम ना हो। 22,500 की। अब उसके बाद जो अगली लाइन है वो कहते हैं एनुअल फायर इंश्योरेंस पेड ऑन 1 अगस्त एवरी ईयर 9,000। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस लाइन को पहली बारी में ही समझने की कोशिश करें। पहली बारी में ही इस लाइन को समझने की कोशिश आपको करनी है। क्यों करनी है वो मैं अभी बताता हूं। एक शीट, दो शीट, ट्रेडिंग अकाउंट वाली शीट ये है, कैपिटल वाली ये है, उसके अलावा एक शीट और थी जो मैंने बनाई थी बैलेंस शीट, वो कहां चली गई? बैलेंस शीट यहां पर है। ध्यान से समझें, मेरा जो करंट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2016 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, और खत्म 31/3/2017 को हो रहा है। इससे पिछला साल स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2015 को और खत्म हुआ होगा 31/3/2016 को। लास्ट ईयर की कहानी को मैंने बीच में क्यों जोड़ा मैं अभी खुद ही समझा, समझने की कोशिश करें। इंश्योरेंस लाइफ का लें या बिजनेस से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमें जनरली उसकी एक किस्त देनी पड़ती है साल में, जिसको हम एनुअल प्रीमियम बोलते हैं, जो कि तुम्हें मालूम नहीं है। उसने यहां पर कहा कि एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हमने कोई फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी जिसका कि हर साल का प्रीमियम हम 1 अगस्त को पे करते हैं और 9,000 रुपए पे करते हैं। अब आपने पॉलिसी ली हुई है, मुझे एक बात बताओ, पिछले साल जब तुमने 1 अगस्त को प्रीमियम पे करा होगा, अप्रैल यहां पर 5, 6, 7, 8, तो आपने अगस्त के महीने में ये पे करा होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त 2015 को आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा, करेक्ट, 9,000 रुपीज का आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा। पिछले साल की मैं बात बता रहा हूं, पिछले साल जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की बारी आएगी तो आपने कब पे करा होगा? 1/8/2015 को करा होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने पिछले साल ये 9,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, बेटा एक चीज याद रखना, क्योंकि ये एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, यानी कि 12 महीने का खर्चा आप इकट्ठे कर रहे हैं। हर साल आप 1 अगस्त को किस्त देते हैं, एनुअल प्रीमियम है, यानी कि 1 साल की किस्त। तो आपने 1/8/15 को अगर 9,000 रुपीज दिए तो ये कहां से लेके कहां तक का पीरियड कवर कर रहा है? ये नेक्स्ट 12 मंथ्स का पीरियड कवर कर रहा है ना। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का जो ये पीरियड कवर कर रहा है, ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूं आपने जब इस तारीख को प्रीमियम पे करा तो ये प्रीमियम एक तरीके से 1/8/2016 तक का है, या 1 तारीख से पहले की डेट जो होती है वो आ जाएगी आपकी 30 जुलाई, 30/7/2016 कह लो या 1 अगस्त 2016 कह लो। इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक का पीरियड कवर कर रहा है। यानी कि आपने जो 9,000 रुपीज दिए, इस 9,000 में से 8 महीने का पीरियड तो इस वाले साल में कवर हो रहा है, 1 अगस्त से लेकर के मार्च तक। यानी कि जो आपने 9,000 रुपीज इस साल पे करे, इस साल से रिलेटेड खर्चा तो 8 महीने का ही है ना। और इसका मतलब आपने आने वाले 4 महीने का खर्चा एडवांस में दे दिया। जो आपने 1 अगस्त 2015 को 9,000 रुपए दिए, वो इस तारीख से लेकर के 30 जुलाई तक है। 30 जुलाई का मतलब अगले साल का अप्रैल, अब अगले साल का मई, अगले साल का जून और अगले साल का जुलाई, यानी कि नेक्स्ट 4 मंथ्स के पीरियड को भी ये कवर कर रहा है। तो समझना क्या है कि इस साल जब आपने 15 और 16 की अकाउंटिंग करी होगी तो आपने क्या करा होगा,
कि जो 9,000 का खर्चा है, आपको मालूम है कि इस 9,000 के खर्चे में से 4 महीने का खर्चा जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि इस साल जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई 3,000 रुपए का खर्चा तो नेक्स्ट पीरियड के लिए, क्योंकि 9,000 इंटू 4/12 3,000 होता है। यानी कि इस साल जब आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो आपने 9,000 में से 3,000 माइनस करे होंगे, क्योंकि 3,000 इस साल के लिए क्लोजिंग प्रीपेड है। क्लोजिंग जब इस साल की अकाउंटिंग होगी तो ये इस साल का क्लोजिंग प्रीपेड का खर्चा माना जाएगा। इसी तरीके से आप समझो, इस साल आपने 9,000 रुपए दिए होंगे 1/8/2016 को, अब इस साल भी आपने 9,000 रुपए दिए होंगे। ये जो 9,000 रुपए आप देंगे ये इस साल के ये वाले 8 महीने कवर करेगा और नेक्स्ट ईयर के 4 महीने कवर करेगा, क्योंकि ये एनुअल प्रीमियम है ना, 12 महीने का प्रीमियम 12 महीने का कवर करेगा। यानी कि जब मैं इस साल की अकाउंटिंग करूंगा, ये जो 9,000 रुपए है, मैं बोलूंगा इस 9,000 में से 4/12 3,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो 9,000 में से मैं 3,000 माइनस करूंगा। इस साल का ये क्लोजिंग है, लेकिन ये इस साल का ओपनिंग प्रीपेड है। आप समझने की कोशिश भी साथ साथ करें। मैंने कहा हम हर साल 9,000 रुपए पे करते हैं, जैसे मैंने इस साल 9,000 पे करे तो ये वाला जो 9,000 रुपए का खर्चा है ये इस साल के 4 महीने 8 महीने और अगले साल के 4 महीने कवर कर रहा है। तो इस साल से रिलेटेड 9,000 में से इस साल से रिलेटेड खर्चा कितना है, वो बेसिकली 6,000 है, क्योंकि 3,000 तो नेक्स्ट ईयर के पीरियड से ना। लेकिन करंट ईयर में तो हमने ये देखना यहां से लेके यहां तक का खर्चा टोटल कितना बैठा, क्योंकि ये 9,000 रुपए का जो खर्चा है वो तो इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक आ रहा है, करेक्ट। तो पहले 4 महीने का खर्चा जो है, जो पिछले साल आपने एडवांस भरा था वो कवर कर रहा है। पिछले साल आपने एडवांस 3,000 रुपए भरा था, इसलिए करंट ईयर के लिए ये ओपनिंग प्रीपेड हो जाएगा और करंट ईयर के लिए ये क्लोजिंग प्रीपेड हो जाएगा। करंट ईयर के लिए ये क्लोजिंग प्रीपेड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यही वजह है कि जब मैं ये पॉइंट मैंने इतना स्ट्रेस करके क्यों बोला, क्योंकि आपको यहां पर इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्लोजिंग प्रीपेड नहीं दिए हैं, लेकिन अब आपने निकाल लिया कि कुछ क्लोजिंग प्रीपेड भी हैं, लेस करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया उसको मैं बोलूंगा करंट ईयर्स प्रीपेड। तो 3,000 रुपए आप ये माइनस भी करेंगे। एनुअल फायर इंश्योरेंस आपने पे करा है 9,000 रुपए का, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 अगस्त एवरी ईयर। एनुअल फायर इंश्योरेंस वो कह रहे हैं कि तुमने 1 अगस्त को एवरी ईयर पे करा है। अब ये जो एनुअल फायर इंश्योरेंस का खर्चा है ना, क्योंकि उसने यहां पर हमें एक्सपेंसेस इकट्ठे दे दिए, कहां चले गए एक्सपेंसेस पेड 931050, उसने ये लिख दिया, तो ये खर्चा, इसका मतलब इस खर्चे के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमें बीच में एक नोट देना पड़ेगा कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे करा है 9,000 रुपए, वो इसके अंदर इंक्लूड है, करेक्ट। क्योंकि उसने अलग से फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा तो है, लेकिन उससे पहले उसने लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा भी सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो इसलिए ये 9,000 रुपए जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। तो इसका मतलब जो 9,000 तुमने पे करे वो इसके अंदर शामिल हैं, और उसमें तुम लास्ट ईयर के प्रीपेड जो है ऐड करोगे और करंट ईयर के प्रीपेड माइनस करोगे। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो फिर तुम आउटर कॉलम में बाद में लिखोगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये क्लोजिंग प्रीपेड कैसे आया ये तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। तो 931050 माइनस 67,500, और ये तो प्लस माइनस हो ही रहा है, तो ये आ जाएगा 8,63,550। और जो क्लोजिंग प्रीपेड है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपको लिखना पड़ेगा। सॉरी, तो कैश एट बैंक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी तक हमने शायद कोई आइटम, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम तो ये है। बाद में जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो करंट ईयर के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं पे करे वो 3,000 माने जाएंगे।
ये इस क्वेश्चन में खासियत है इस पॉइंट की। आगे उसने क्या कहा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। तो कुछ फिक्स्ड एसेट के बारे में भी उसने बातचीत करी। फिक्स्ड एसेट कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट पे मुझे डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड करना है वो करना है 10% के हिसाब से। तो 10% का इस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो। हमने फिक्स्ड एसेट, देखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमने डेबिट में लिखा हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000 और इस पे 10% डेप्रिसिएशन हम दे देंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो 10% डेप्रिसिएशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22,500। चलो मैं इसको काट ही देता हूं, 22,500। और बैलेंस कैरी डाउन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2,25,000 माइनस 22,500, दैट इज इक्वल टू 2,02,500। तो ये अकाउंट तो खैर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये वैसे भी करा जा सकता है। अब ध्यान ये रखना, जो डेप्रिसिएशन है वो तो तुम यहां पर लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 1,500, और जो क्लोजिंग बैलेंस है फिक्स्ड एसेट का 2,02,500, वो तुम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखोगे। फिक्स्ड एसेट 2,02,500। इस तरीके से ये वाली लाइन भी पूरी हो गई। नीचे अब उसने हमें कुछ और चीजें भी दी है। वो कहता है स्टॉक इन हैंड 9,75,000 है, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार तो तुम यहां पर लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक डेट इज 9,75,000, और उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक तुम कहां लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में भी लिखोगे। जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट पे भी आएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर मैंने स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक 9,75,000। अब इन बैलेंसेस हमें दिए हुए ना, मैं बार बार ये शीट आगे नहीं कर सकता, ये सारे बैलेंसेस मैं पहले ही लिख रहा हूं, फिर इनकी दूसरी पोस्टिंग में कर दूंगा। अब जैसे डेटर्स है तो बाद में अभी मैं डेटर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा 2,28,000। उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल का भी क्लोजिंग बैलेंस उसने दिया हुआ है 2,10,000। बिल्स रिसीवेबल के बाद बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। ओहो, ये तो मैं देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक बार यहां लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,500, और हमें एक बार वहां ऐड भी करना पड़ेगा, पर वो कैलकुलेशन तो हमने ऑलरेडी कर ली। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको ऐड कर देता हूं, प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। बेटे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं 7,500, ये ऐड होंगे, ठीक है ना। तो ये हमने टोटल तो कर ही लिया था, इसी में ऐड कर देते हैं 863,550 प्लस 7,500। तो ये आपका आ रहा है 871, ये 871,050 है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद 7,500 ऐड करने के बाद, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट पे मैंने लिख ही दिया है। तो ये जो नीचे बैलेंसेस दिए हुए थे ये तो मैंने लिख दिया। अब इनकी मैं दूसरी पोस्टिंग्स भी कर देता हूं, अभी तक हमने करी नहीं है। डेटर्स का बैलेंस जो है वो 2,28,000 है, तो डेटर्स अकाउंट बैलेंस कैरी डाउन 2,28,000, 2,28,000 बैलेंस शीट में हम लिख ही चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000 है, हमने लिख दिया है। बिल्स पेएबल का बैलेंस भी इत्तेफाक से बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000 है, 2,10,000। उसके अलावा अब बिल्स पेएबल के बाद फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हमने लिख ही दिए। अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आगे का काम करो। बाकी इंफॉर्मेशन तो पूरी हो गई है। अब सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को मैं टैली करूंगा। बेटे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से क्वेश्चन नंबर है ये 3.5,
जनरली बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से कई बार ये इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर आती है जो ये बताती है कि डेटर से इतने बिल मिले, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर ऑलरेडी है, या फिर अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो तो वो फिगर भी आ सकती है। अब तुम्हें अगर एग्जामिनेशन में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मान लो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल मेरे पास 90,000 के पहले से ही हैं, इतने बिल मुझे और मिले, तो टोटल बिल्स रिसीवेबल मेरे हाथ में इतने, इसका मतलब इतने बिल्स का मैंने पैसा लेना है। उसके अलावा जितने मेरे हाथ में बिल थे उसमें से कुछ मैंने इंडोर्स कर दिए, तो 6 लाख, बल्कि तो 7,12,500 आ रहा है, 7,42,500 आ रहा है। उसमें से 22,500 के बिल मैं अगर किसी को दे देता हूं, क्रेडिटर्स को, फिर भी मेरे पास 6 लाख के करीब बिल्स बचने चाहिए, पर क्लोजिंग बैलेंस तो सिर्फ 2,10,000 बच रहा है। इसका मतलब इतना पैसा मुझे मिल गया। तो इस तरीके से दिमाग लगाना होगा। तो ये 5,10,000 की फिगर तुम्हारी आ जाएगी। 5,10,000 ये क्या बता रहा है कि बिल्स रिसीवेबल से तुम्हें इतना पैसा मिल गया। इसकी क्रॉस एंट्री जो होगी वो कैश अकाउंट में होगी। कैश अकाउंट जो है, तो कैश अकाउंट में तुम लिख दोगे 2BR 5,10,000। इस तरह तुम्हें 5,10,000 रुपए मिल गए। उसके अलावा अब मैं डेटर्स अकाउंट को टैली करने गया, लेकिन अब डेटर्स अकाउंट से मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है, इस केस में क्रेडिट सेल्स की फिगर निकलेगी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, डेटर्स ने मुझे कितना कैश दिया वो भी मेरे पास मौजूद है, तो बैलेंस कैरीड डाउन। अब बैलेंस कैरीड डाउन की फिगर आप निकालेंगे। कैरीड डाउन की जो फिगर आपकी निकलेगी 29,77,500, ये फिगर आपकी यहां से निकली। बैलेंस कैरीड डाउन मैंने बोला भी क्रेडिट सेल्स, तो ये क्रेडिट सेल्स की फिगर आपकी निकलेगी। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्रेडिट सेल्स की फिगर आपकी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स यहां से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारे को दिया हुआ है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है तो उस केस में बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो क्रेडिट सेल्स निकलेगी अधिकतर केसेस में, अगर इधर की तरफ निकल रही है तो। उसके अलावा फिर तुम्हारे पास बिल्स पेएबल है। ऐसे अगर तुम्हारे को बिल्स पेएबल के बारे में समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। देखो यहां पर बिल्स पेएबल में ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, और यहां पर मैंने 2 कैश लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने इतना पैसा दे दिया। भाई अगर मेरे पास 1 लाख शुरुआत में 1,87,500 के ही बिल हैं, तो मैं 12,22,500 का कैश दे दूं, कैसे दे सकता हूं? कहा मैंने केवल 1,87,500 का पैसा देना था, और मैंने इस साल कहता है 12,22,500 का कैश दिया, और उसके बाद अभी भी इतना पैसा देना है। तो इसका मतलब है मैंने कुछ और बिल्स एक्सेप्ट करे होंगे। जब मैं बिल्स एक्सेप्ट करूंगा तो जैसे डेटर से बिल्स मिलते हैं तो BR टू डेटर्स लिखते हैं। जब बिल हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल लिखते हैं। तो बिल्स पेएबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। इसका मतलब है कि आपने इतने बिल्स एक्सेप्ट करे, बिल्स एक्सेप्टेड। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब इतने बिल्स आपने एक्सेप्ट करे। अब जब आप बिल्स एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद बैलेंसिंग फिगर देखेंगे तो 12,45,000 आपकी ये फिगर आ जाएगी। अब आपने बिल्स पेएबल अकाउंट में बिल्स एक्सेप्टेड यानी कि बाय क्रेडिटर्स लिखा है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे तुम लिखोगे टू बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 12,45,000। 12,45,000 ही है क्या? अब उसके अलावा मैं क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली तो करूंगा, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम मेरे पास आ गई है। अब क्या प्रॉब्लम आई जरा तुम ही दिमाग लगाओ, क्या प्रॉब्लम है बताओ। प्रॉब्लम आ रही है कि मैं क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कौन सी लूं? क्यों? क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं है और मेरे पास क्रेडिट परचेजेस भी नहीं है। अभी 2 फिगर मिसिंग है। तो जब 2 फिगर मिसिंग होंगी फिर थोड़ी हम बैलेंस कर सकते हैं। इसका मतलब अभी हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जब बैलेंस नहीं कर सकते तो आपको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है एट द सेम टाइम। अब आपने डेटर्स अकाउंट से, जब मैं उस वक्त बात कर रहा था क्रेडिट सेल्स, तो उसकी पोस्टिंग मैंने इमीडिएटली नहीं करी थी। ये क्रेडिट सेल्स की फिगर हमने लिखी थी। पहले तो ये क्रेडिट सेल्स की फिगर लिखो।
ये क्रेडिट सेल्स की फिगर 29,77,500 तुमने यहां पर लिख दिया। अब तुम इन दोनों को टोटल कर लो सेल्स को, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा 140 लाख 47,000 कितना आ रहा है ये कुछ, ये फिगर जरा देखो कितनी आ रही है क्रेडिट सेल की। 29,77,500 एंड ये फिगर जो है डेटर्स की क्रेडिट सेल्स की एक बार चेक कर ले। तो ये आ रहा है आपका 144,47,500, यानी कि 144 लाख, बल्कि 144 लाख से भी थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। चलो टोटल ही कर लेते, इतना टाइम लग रहा है इतनी देर में। तो 110,70,000 प्लस 29,77,500, बेटा ये फिगर आ रही है इतनी। तुम इन दोनों का जो 10% होगा ये ऐड कर करके ये फिगर जो मेरे पास आई है मैं वो लिख देता हूं 140,47,500, यानी कि 140,47,500 का 10% अब मैं निकाल सकता हूं। तो 140,47,500 ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ गया। तो इस तरह ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ गया। अब बैलेंसिंग फिगर यहां परचेजेस ही बचती है। अगर सिर्फ परचेजेस बचे तो हमेशा उसको क्रेडिट परचेजेस ही लेंगे, ये ध्यान में रखना। बैलेंसिंग फिगर अब आ रही है और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी तो हमें थोड़ी पता है कि कैश में कितनी क्रेडिट में कितनी है, तो ऐसे में हमेशा उसको क्रेडिट में कंसीडर करना है। अब क्रेडिट में जो तुम्हारी फिगर आएगी वो आएगी 127,02750। ये तुम इधर की तरफ क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखोगे। जब मैं परचेज करूंगा क्रेडिट में, क्रेडिट परचेजेस, ये फिगर जो तुम्हारे पास आई है ट्रेडिंग अकाउंट से आई है, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, रेफरेंस के लिए तुम्हारी जब बाद में कभी करो तो ये जो फिगर थी, बड़ी सी फिगर है ना, 127,02750। अब तुम इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का निकाल सकते हो। तो ओपनिंग बैलेंस इतना था क्रेडिटर्स का, और फिर क्लोजिंग बैलेंस तुम क्रेडिटर्स अकाउंट पे निकालोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा 100,2,750, और जैसे ही तुमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा उसकी क्रॉस एंट्री बैलेंस शीट में या उसकी एंट्री बैलेंस शीट पे जरूर कर देनी चाहिए। बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स हमने लिखे 100,2,750, तो इस तरह फिर ये शीट भी पूरी हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट पूरा हो गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास निकल आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब हम यहां पर लिख सकते हैं, आगे का काम तुम खुद कर सकते हो। 140,4750, मैंने इस पे टोटल नहीं करा, ठीक है। टोटल या तुम इतनी देर में कर लो और मुझे बता दो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो चेक जरूर कर करके कर लेना। मैंने तुमको बताया हुआ ना, मुझे ये सब चीजें मिटानी क्यों पड़ती हैं, एक बार पहले भी बताया था मैंने, क्योंकि ये किताबें जब मेरे को हर साल किताबें बुक्स भी लिखनी पड़ती हैं, पब्लिशर्स को देना होता है। अब पब्लिशर्स कहेगा भाई ये समझ नहीं आ रहा, वो अपने को तंग करेगा, तो इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है। हाँ, नेट प्रॉफिट, तो इस फिगर में से ये तो माइनस करोगे तो तुम्हारा वैसे नेट प्रॉफिट जो आना चाहिए वो 4,99,200 का आएगा, 4,99,200 का। और ये नेट प्रॉफिट तुम यहां पर लिखोगे 4,99,200। फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन 5
5,89,200, 5,89,200, और ये हम यहां लिखेंगे कैपिटल 5,89,200। हालांकि इस तरह की गलती होनी नहीं चाहिए, देखो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो वो गलती ये है कि हमने कैश अकाउंट को टैली करा नहीं। वो इत्तेफाक की बात है कि कैश अकाउंट अपने आप टैली हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। 99% जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया टैली हो जाएगा। वैसे तुम टैली करके चेक करोगे तो ये टोटल तुम्हारा सेम आ जाएगा। लेकिन इनकेस अगर कोई बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाती, मान लो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और इधर की तरफ आ जाए तो उसे फर्दर ड्रॉइंग्स ले लेना, इधर की तरफ आ जाए तो एडिशनल कैपिटल ले लेना। ये चीज मालूम होनी चाहिए। ये गलती थी, गलती अपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। इतना लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि आपने सारे जो अकाउंट ओपन करे हैं ना वो क्लोज हो गए। इसको भी काट देता हूं, तो वो मेरे को फिर फोन करेगा। ये क्या है सर? तो ये आप एक बार चेक भी जरूर करा करो। ये नहीं कि चेक भी जरा, वैसे तो सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास है ही, और उसके बाद जो हमारी कैपिटल आई उसके बाद फिर तुम अपना या फाइनल आंसर चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें इन क्वेश्चंस को अब करने का आर्ट आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये क्लास, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद मैंने एक और सेक्शन इसमें रखा हुआ है, वो है, हालांकि अभी सेक्शन 1 करना है। सेक्शन 1 से मैंने वैसे कहा है कि तुम्हारे लेवल पे कम क्वेश्चंस आते हैं। शीट नंबर ये कौन सी, 431। ये देखो, इसके बाद मैंने एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, आंसर्स तुम्हें दिए हुए हैं, तो ये एमसीक्यूज भी जरूर कर लेना, ठीक है? ये करने बहुत जरूरी है। तो इनको करोगे तो तुम फायदे में रहोगे। अच्छा जी, इससे पहले जो था सेक्शन 1 भी है ना, तो सेक्शन 1 का भी शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट सेशन भी करूं। नेटवर्क मेथड वो इजी मेथड है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये तुम्हारा सेक्शन 1 जो है ये नेटवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है? नेटवर्क के क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से तुम खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होनी नहीं चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में फिर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी।